Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 21st of April 2025. 21 अप्रैल 2025 की द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आई होप आप लोग को कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा होगा और आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं। प्लीज़ डू लाइक इट, लाइक ज़रूर किया करें अपने एंड से, है ना। तो पहले तो लाइक कर ही दो अभी ना, इसके लिए वेट क्यों करते हो, है ना। कंटेंट अच्छा है, लाइक कर दिया करें, हमें भी अच्छा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। एंड जो भी आपको बेल आइकन दबाना है दबा लीजिए, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल जाया करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करेंगे आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस को। देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। हम बैक ऑफ द न्यूज़पेपर से शुरू करेंगे, क्योंकि बैक से ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हमको डिस्कस करने हैं, आगे थोड़ा कम रहेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बैक ऑफ द न्यूज़पेपर। आप भी मेरे साथ इस तरह से आगे बढ़ लीजिए। अब पहला आपको एक यहाँ पे हाथी की फोटो दिख रही होगी, एक मोटा हाथी घूमने चला वाला। तो यहाँ पे ये अफ्रीकन एलिफेंट है, ठीक है ना, अफ्रीकन एलिफेंट है। और थोड़ा सा अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में आपको बता दूँ, उसका आईयूसीएन स्टेटस, सारी चीज़ें। तो अफ्रीकन एलिफेंट जो लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना एंड लॉक्सोडोंटा साइक्लोटिस, दो वेराइटीज़ हैं। अफ्रीकन एलिफेंट की दो वेराइटीज़ हैं, एक लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना और एक लॉक्सोडोंटा साइक्लोटिस। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे दो वेराइटीज़ हैं। कि लार्जेस्ट लैंड मैमल होता है ऑन दी अर्थ, एंड दो रिकॉग्नाइज्ड स्पीशीज़ हैं जो इससे मैंने बताया। एक तो सवाना या बुश एलिफेंट जिसको लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना बोलते हैं, और दूसरा फॉरेस्ट एलिफेंट जिसको लॉक्सोडोंटा साइक्लोटिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए दो वेराइटीज़ हैं, सवाना एलिफेंट लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना एंड फॉरेस्ट एलिफेंट लॉक्सोडोंटा साइक्लोटिस। आईयूसीएन स्टेटस की बात करूं तो सवाना एलिफेंट जो है वो इंडेंजर्ड आईयूसीएन स्टेटस में है, एंड फॉरेस्ट एलिफेंट जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो अफ्रीकन एलिफेंट की दो हैं कैटेगरीज, सवाना एंड फॉरेस्ट। सवाना इंडेंजर्ड है, एंड जो आपका फॉरेस्ट एलिफेंट है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। मतलब इंडेंजर्ड तो दोनों हैं ही, ठीक है ना। अब दोनों को आईयूसीएन अलग अलग क्यों सेपरेटली वो करता है, क्योंकि उनका हैबिटेट अलग है, उनका जेनेटिक्स अलग है, उनकी मॉर्फोलॉजी अलग है, इसलिए इसको अलग अलग ट्रीट किया जाता है, ठीक है ना। दे आर नॉट ट्रीटेड एज अ सेम स्पीशीज एंड ऑल। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको एलिफेंट के बारे में बता दूं जो यूपीएससी ने पूछे भी हुए हैं। एक तो एलिफेंट के हर्ड्स जो हैं दे आर लेड बाय अ फीमेल, इनको एक फीमेल लीड करती है, जिसको कि इसीलिए इनकी सोसाइटी होती है मैट्रियार्कियल सोसाइटी होती है। मैट्रियार्कियल मतलब जहाँ पे मातृसत्ता होती है, मातृसत्ता, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फीमेल जिसको कि लीड करने के लिए रखा जाता है, एंड शी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द हर्ड, स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ ड्रॉट और डेंजर, है ना। एलिफेंट्स की मेमोरी बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट होती है। जो मैट्रियार्क है शी कैन रिकॉल डिस्टेंट वाटर सोर्सेज ऑल्सो, है ना, एंड सेफ माइग्रेशन रूट्स ऑल्सो फ्रॉम द पास्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाईली सोशल एनिमल्स होते हैं, दे आर हाईली सोशल। इंसानों के बीच में रहते तो हाईली सोशल है, हो ही गए, है ना। इंसान जैसे जानवर के बीच में रहना कोई आसान बात नहीं है, और उनके साथ दोस्ती करके रहना तो और ज़्यादा कठिन है ना। एंड दे ऑल्सो यूज़ बॉडी टच, इवन सीस्मिक सिग्नल्स वाइब्रेशंस का भी यूज़ करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स का यूज़ करते हैं अमूमन आमतौर पे। एंड दे हैव ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस, एंड मॉर्निंग रिचुअल्स जो होते हैं उनके डेड के वो भी करते हैं लोग। मतलब जो मरता है ना उसके मॉर्निंग रिचुअल्स भी, उसमें गम करते हैं, गमी करते हैं, जैसे बोलते हैं ना गमी हो गई है, तो गमी प्रॉपर करते हैं, मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं इनके। एंड एलिफेंट्स हैव वन ऑफ द लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड ऑफ मैमल्स। जो जेस्टेशन का टाइम पीरियड है, जैसे इंसानों में 9 महीने का होता है, यहाँ इनके में 22 महीने का होता है। याद रखिएगा 22 मंथ लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट एंड सारी चीज़ें। अगले न्यूज़ है, नासाज ओल्डेस्ट एक्टिव एस्ट्रोनॉट रिटर्न्स टू द अर्थ ऑन बर्थडे। तो यहाँ पे बात चल रही है नासा के ओल्डेस्ट सर्विंग एस्ट्रोनॉट की, नाम है डॉन पेटीट। याद रखिएगा ही बिकेम अ सेप्टुजेनेरियन, मतलब 70 साल के हो गए, एंड ये अर्थ मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ही थे। तो याद रखिएगा डॉन पेटीट, अगर आपसे पूछे बस जस्ट फॉर द फैक्चुअल न्यूज़ आर्टिकल याद रखिएगा, नासा का ओल्डेस्ट सर्विंग एस्ट्रोनॉट डॉन पेटीट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। फॉरेस्ट क्लाइंबर टू स्केल माउंट एवरेस्ट फॉर 31st टाइम, ब्रेक हिज ओन रिकॉर्ड। यहाँ पे फॉरेस्ट क्लाइंबर हैं जो सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। इनका नाम है कामी रीता, याद रखिएगा, द नेम इज़ कामी रीता, एंड ही विल स्केल दिस माउंटेन पीक फॉर द 31st टाइम। याद रखिएगा इसकी जो हाइट है माउंट एवरेस्ट की 8849 मीटर हो चुकी है ना, तो 8849 मीटर है।
8849 मीटर, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर रिमेंबर दिस हाइट है, क्योंकि अभी रिसेंटली बढ़ी थी, है ना, चाइनीज़ ने सर्वे किया था जिसमें ये थोड़ा बढ़ी हुई मिली थी, तो ये भी आप याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव हेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगली न्यूज़ है यहाँ पे, व्हाट इज़ द यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन एंटी ट्रस्ट केस अगेंस्ट मेटा। अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरल ट्रेड कमीशन, उसने क्या केस किया है मेटा, जो कि पहले फेसबुक कहलाता था, उसके ऊपर। तो इसके पहले याद रखिएगा 2020 में, यानी कि 5 साल पहले आसपास, यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ने एक केस किया था फेसबुक के ऊपर, ये कह के कि आपने मोनोपोली की है एंड एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर रखा है। मोनोपोली की है एंड एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर रखा है। मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि भैया आप दूसरे प्लेयर्स को, दूसरे कंपटीशन को टिकने ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। एंड एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर है आपका। अब कैसे ये एलिगेशन लगाए थे, तो उन्होंने बोला भाई देखो, 2012 में आपने इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया, 2014 में आपने फेसबुक को एक्वायर कर लिया, तो कुल मिलाकर के आप व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एलिमिनेटिंग द कंपटीशन, आप कंपटीशन को एलिमिनेट कर रहे हो। इसके अलावा डेवलपर्स के ऊपर आपने एंटी कॉम्पिटिटिव कंडीशंस लगा रखी हैं। एफटीसी का एम बेसिकली यह है कि मेटा जो है वो इलीगली अपनी मोनोपोली मेंटेन कर रहा है, मतलब कि फेसबुक इलीगली अपनी मोनोपोली मेंटेन कर रहा है। और अगर ये केस एफटीसी जीत जाता है तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि फिर उसके बाद हो सकता है कि फेसबुक को ये इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को डाइवेस्ट करना पड़े, मतलब इसके शेयर्स किसी और को देने पड़े, मतलब इसमें फिर मेजॉरिटी पार्टनर जो है वो फेसबुक नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस ऑल्सो। अब मेटा ने क्या कहा है इसके डिफेंस में, तो जुकरबर्ग, चूँकि आप जानते हैं फेसबुक के जो ओनर हैं अभी जुकरबर्ग, उसका ये कहना है कि भैया एफटीसी का जो मार्केट डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा नैरो है। द मार्केट डेफिनेशन ऑफ एफटीसी इज़ वेरी नैरो। इसके अलावा इसने ये भी कहा कि भाई मार्केट में सिर्फ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप थोड़ी थे जो मैंने एक्वायर किया, मार्केट में टिकटॉक है, यूट्यूब है, स्नैपचैट है, एक्स है जो कि पहले ट्विटर था, तो ये सब बहुत ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन दे रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि भाई आप फिर डेफिनेशन में इनको क्यों नहीं ले रहे हो। इसके अलावा मर्जर एक्विजिशन तो भाई ट्रेड का और बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप इस तरीके से मर्जर और एक्विजिशन करने में ही मना कर दोगे तो फिर हम किस तरीके से काम कर पाएंगे। तो जुकरबर्ग का ये कहना है ना। ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस इशू समझना जरूरी था, बाकी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आगे देखते हैं, डाइविंग इनटू सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन गवर्नर्स। अब ये जो ये आर्टिकल है बेसिकली, ये अभी रिसेंटली जो जजमेंट आया है जिसमें कि कहा गया कि गवर्नर जो है बहुत दिनों तक होल्ड नहीं कर सकता। एंड इसके अलावा ये भी उसने कहा कि जो प्रेसिडेंट है उसके लिए भी टाइमलाइन डिफाइन कर दी और कहा कि भाई पॉकेट वीटो का आप अनलिमिटेड यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल इन डिटेल, वो हम देख लेते हैं। तो आप सबको पता है कि गवर्नर ऑफ तमिलनाडु जो थे उसने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास्ड बिल्स को ना तो असेंट दिया ना तो रिटर्न किया और उसको रेफर कर दिया प्रेसिडेंट के पास, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करता रहा पहले तो, फिर बाद में रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने जब गवर्नर को कहा कि भाई गवर्नर आपने क्यों नहीं बिल को पास किया, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई आपके मालाफाइडी इंटेंशन थे, मतलब, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के मालाफाइडी इंटेंशंस भी थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइमलाइन भी ब्रीच कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर का कंडक्ट वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। द कंडक्ट ऑफ द गवर्नर वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। He cannot exercise a veto or pocket veto. He must either return the bill for reconsideration or refer it to the president, not both, है ना। तो देखो पहले क्या किया था गवर्नर ने, रिटर्न कर दिया। जब असेंबली ने दोबारा पास किया तो फिर उसने रिजर्व कर दिया, तो मतलब दोनों कर दिया उसने, है ना। रिटर्न भी कर दिया फिर दोबारा उसको रिजर्व भी कर दिया। तो ये दोनों नहीं कर सकता, आइदर रिटर्न करेगा या तो रिजर्व करेगा ना, दोनों नहीं कर सकता। और अगर एक बार रिटर्न किया है और दोबारा असेंबली ने सेम बिल पास कर दिया ना, तो उसको फिर असेंट देना ही पड़ता है, ये भी आपको पता है। उस पर फिर असेंट रोक नहीं सकता वो, है ना। आर्बिट्ररीली असेंट को रोका नहीं जा सकता। ऑथर ने फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट भी अपने असेंट को इसलिए नहीं विदहोल्ड कर सकता कि चूंकि वो प्रेसिडेंट है और स्टेट का बिल है तो वो कुछ भी करता रहेगा। वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ग्राउंड्स पे ही असेंट नहीं देगा। जैसे कि हो सकता है मान लो वो बिल किसी सेंट्रल लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, तो आप चलो दे सकते हो, उसको असेंट ना दो,
लेकिन आर्बिट्ररली किसी भी ग्राउंड में आप नहीं रोक सकते कि आप प्रेसिडेंट हो तो आप रोक दोगे, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा कि फेडरलिज्म को और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट का इलेक्टेड हेड है वो, तो उसको भी आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी लोगों के द्वारा ही चुना गया है। लोगों में अंतर नहीं है कि सेंट्रल और स्टेट के लोगों में अंतर है, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अब ऑथर ने ये भी कहा कि कुछ कंट्रोवर्शियल एक्शन स्टेट के कोर्ट की तरफ से भी आए हैं, ऐसा बहुत सारे, जैसे जगदीप धनखड़ है, उसका उसी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जो जुडिशियल पावर है उसको ओवर रीच कर रहा है। तो ये कुछ टर्म्स जो न्यूज़ में आएंगे इसके कारण, वो हैं जुडिशियल ओवर रीच, है ना, ये आपको पता है। ओवर रीच मतलब कि जब जुडिशियल अपने पावर को एक्सटेंड करता है। और ये आपको पता होगा कि आर्टिकल 142 का यूज़ किया है इस बार सुप्रीम कोर्ट ने। 142 स्पेशल पावर है जो कि इसको लॉ पास करने की पावर दे देता है, लॉ या डिग्री पास करने की। तो आर्टिकल 142 का यूज़ करके उसने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु के जो 10 बिल थे दे आर डीम्ड टू बी पास्ड, उनको उसी ने कहा कि आप पास हैं, मान के चलो पास है। और उसी के बाद तमिलनाडु ने वो बिल्स एक्ट में कन्वर्ट भी कर दिए, ठीक है ना, अगले ही दिन। तो ये यहाँ पे 142 का वो किया गया। तो यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि भाई ये कहीं ना कहीं ये जो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट किसने दिया था, मैंने कल परसों बताया था, ये आपको मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। तो उन्होंने कहा कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर रह कहाँ गई जब सुप्रीम कोर्ट ही लेजिस्लेशन पास कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट टाइमलाइन डिसाइड कर रहा है प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, कि बिल कितने दिन में पास होंगे, तो फिर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रह गया। तो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन सेड। बट कुछ लोग सपोर्ट जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसके अलावा कोई और तरीका ही नहीं था। बहुत बड़ी एक चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब मशीनरी में प्रॉब्लम थी जिसको सही किया है सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, स्टेट के और फेडरलिज्म को अपहोल्ड किया है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन उठाया गया इस आर्टिकल में, आप लोग उसका आंसर मुझे देना कि क्या गवर्नर के पद की अब ज़रूरत है। ऑथर का ये कहना है कि गवर्नर जो है वो केवल कॉलोनियल कैरी ओवर है। कॉलोनियल कैरी ओवर टर्म याद रखना, कॉलोनियल कैरी ओवर मतलब कि जैसे वो सम करते हैं ना, तो यहाँ 6 और 5 जोड़े तो 11 आया, 11 में से एक यहाँ पे कैरी ओवर हो जाता है। तो वैसा उन्होंने कहा कि भाई ये कैरी ओवर है, कॉलोनियल कैरी ओवर है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये पोस्ट तो ब्रिटिशर्स ने अपने लिए बनाई थी, अपने फ़ायदे के लिए बनाई थी, और वही चीज़ अब सेंटर कर रहा है, तो फिर अंतर कहाँ रह गया। तो डू यू रियली नीड दी पोस्ट ऑफ गवर्नर? सो दिस इज़ द बिग क्वेश्चन। तो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है। प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एडिटोरियल में हम देखेंगे टैकल हीट वेव्स विद शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेजर्स। यहाँ पे हीट वेव्स के बारे में आर्टिकल आया कि किस तरीके से इसको सही किया जा सकता है। हीट वेव आपको वैसे पता होगा कि क्या होता है। हीट वेव मतलब जब टेम्परेचर आपका 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है, तो अगर 5 डिग्री तक है तो हीट वेव है, मतलब 40 से ऊपर अगर 5 डिग्री तो हीट वेव है, और अगर 7 डिग्री है तो सीवियर हीट वेव हो जाता है ना, तो 45-47 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये सब चीज़ें चल रही हैं। आपको पता है इस बार का जो हीट वेव आया है वो नॉर्मल से 20 दिन पहले आ गया है। तो नॉर्मल जो आती है हीट वेव वो आती थी अप्रैल मई में, लेकिन इस बार की हीट वेव मार्च से आना ही शुरू हो गई थी। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑथर ने कहा कि अब हीट वेव के इंपॉर्टेंट मतलब क्या क्या इसके वो होते हैं। तो पहले तो बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, आप सबको पता है ना। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं, ब्रेन, किडनी, लीवर सब पे अटैक करती है, सिकनेस या डेथ भी हो सकती है। दूसरा इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हीट स्ट्रोक प्रोडक्टिविटी को कम कर देती है, लाइफ स्टॉक की हेल्थ को अफेक्ट करती है, वर्कफोर्स की एफिशिएंसी जो बाहर काम कर रही है उसकी भी तो कम होगी ना भाई। आप कैसे गर्मी में इतना काम करोगे, ठीक है ना। तो हीट रिलेटेड रिस्क भी बढ़ जाते हैं और इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। जीडीपी पे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस कॉज करती है हीट। 3 से 5% का लॉस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, इसी तरीके की जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। अब ऑथर ने इसके वाला ये कहा कि इसका एक डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट पुअर पे और पड़ता है। तो जो पुअर विमेन हैं, एल्डरली हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, है ना, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अब ऑथर ने कहा कि इसका रिस्पांस क्या है। तो सबसे पहले तो जो इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस मतलब जो गवर्नमेंट करती है वो हीट एक्शन प्लान निकालती है। 2014 में अहमदाबाद बिकेम द एशियाज़ फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट अ हीट एक्शन प्लान। याद रखिएगा, इन 2013 अहमदाबाद बिकेम फर्स्ट एशियाज़ फर्स्ट सिटी, एशिया की पहली सिटी बनी थी अहमदाबाद 2013 में टू इम्प्लीमेंट अ हीट एक्शन प्लान, ठीक है ना। इस समय 23 स्टेट्स 140 सिटीज़ के हीट एक्शन प्लान है, लेकिन सबसे पहले अहमदाबाद थी एशिया में पूरे, ठीक है ना। हीट एक्शन प्लान में होता क्या है बेसिकली, तो 4-5 कंपोनेंट होते हैं कि किस तरीके से अर्ली प्रोडिक्शन हीट अलर्ट होगा, कम्युनिटी अवेयरनेस कैसे होगी, प्रिपेयर्डनेस क्या होगा, अर्बन प्लानिंग के लिए क्या होगा, एंड डेटा कलेक्शन कैसा होगा, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। बट अभी भी इसमें गैप्स हैं, जैसे कि इसका हीट एक्शन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन अभी भी सही से नहीं है, पैची है।
सक्सेस डिपेंड करती है कि कोऑर्डिनेशन कितना है एजेंसीज के बीच में, लोकल गवर्नमेंट कितनी इन्वॉल्व है, कम्युनिटी के लिए कितना आप मतलब इन्वॉल्व कर रहे हो, तो ऑल दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही कहा है कि भैया अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये करने की आवश्यकता है कि आपने अपने जो लोकल हीट एक्शन प्लान्स हैं उनको अपडेट करो, केवल टेम्परेचर नहीं बल्कि ह्यूमिडिटी को भी काउंटिंग में लो, लोकल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट निकालो, डेटा को इम्प्रूव करो कि मतलब कौन कौन से डेमोग्राफिक के, कौन कौन से ग्रुप के, क्लास के लोग हैं जो अफेक्ट होंगे, कैसे इम्पैक्ट होंगे, उनके लिए क्या कर सकते हैं, है ना। एंड ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे कही है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट दो इनफॉर्मल वर्कर्स को, जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनको फाइनेंशियल सेफ्टी दो, वर्किंग कंडीशन थोड़ा इंप्रूव करो ताकि हीट के इम्पैक्ट को बचाया जा सके, हीट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात यहाँ पे ऑथर ने की है। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ड्रिंकिंग वाटर स्टेशंस बनाओ, ORS अवेलेबिलिटी रखो, वर्क आवर्स को इस तरीके से चेंज करो कि थोड़ा शाम रात में काम हो जाए, सुबह वाला काम, है ना, तो वो इस तरीके से करो। कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशंस टू रिड्यूस हेल्थ केयर, ऑब्वियसली बात है, दिस इज अगेन अ थिंग। एंड हीट वेव्स को एक थोड़ा वैसे ट्रीट करना चाहिए एक इक्विटी के साथ दूसरी प्रॉब्लम्स के जैसे। अगला है साइंटिस्ट्स फाइंड अ ग्रीन वे टू रिसाइकल टॉक्सिक पेरोविस्काइट सोलर सेल्स। यहाँ पे पेरोविस्काइट सोलर सेल्स की बात चल रही है। देखो सोलर सेल्स तो आपको पता है, सोलर पैनल्स तो आपको पता है ना, फोटोवोल्टेइक सेल बोलते हैं, PV सेल्स बोलते हैं, जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली जो ये बनाए जाते थे ये सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। सिलिकॉन बेस्ड जो पैनल्स होते हैं उसमें दिक्कत क्या होती है कि एनर्जेटिकली बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। एंड इसके अलावा सिलिकॉन जब एक बार यूज़ हो जाता है तो फिर दोबारा उसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम। तो एक बार यूज़ के बाद आप नहीं समझ सकते कि इसको फिर आपको मतलब वही करना पड़ता है। तो एक तो महंगा बनता है, दूसरा एक बार वंस यूज्ड ही इसको दोबारा आप रिसाइकल नहीं कर सकते। अब एक चीपर वे होती है, सस्ता तरीका है बनाने का फोटोवोल्टेइक सेल को, पैनल्स को बनाने का। इसमें क्रिस्टल्स का यूज़ करते हैं जिनको हम पेरोविस्काइट्स बोलते हैं। एक्चुअली पेरोविस्काइट कोई एक मटेरियल नहीं है, पेरोविस्काइट कोई एलिमेंट नहीं है। पेरोविस्काइट एक पूरा का पूरा क्रिस्टल आप बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर, जिसमें अलग अलग चीज़ें रहती हैं। इसमें मेन एलिमेंट रहता है लेड का, ठीक है ना, टॉक्सिक एलिमेंट लेड भी रहता है इसमें, ठीक है, पेरोविस्काइट पैनल में। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जो पेरोविस्काइट पैनल जो था, इसका यूज़ करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इसको हम रिसाइकल कर सकते थे, रिसाइकल कर सकते थे, लेकिन उसके लिए भी टॉक्सिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का यूज़ होता था, जैसे डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, याद रखिएगा, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड का यूज़ होता था जो कि टॉक्सिन होता था। तो मेन जो प्रॉब्लम थी ना, वो प्रॉब्लम थी यहाँ पे रिसाइकलिंग में, ठीक है, याद रखिएगा, मेन प्रॉब्लम थी रिसाइकलिंग में, जिसमें डाईमिथाइल फॉर्मामाइड यूज़ होता था और वो एक अपने आप में टॉक्सिक था। तो टॉक्सिक ज़्यादा हो रहा था, टॉक्सिक हो जा रहा था, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही कहा कि अब जो है इसको रिसाइकल करने का एक ग्रीनर तरीका मिल गया है साइंटिस्टों को। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर कर देगा, क्योंकि इससे एक तो आप पेरोविस्काइट को यूज़ कर सकते हो, प्लस उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हो। तो 5 से 6 बार आप इसको रीयूज़ कर सकते हो और 90 से 95% ये रिकवर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको रिसाइकल करने का तरीका क्या है, वाटर बेस्ड रिसाइकलिंग सोल्यूशन निकाल लिया। वाटर बेस्ड है तो ऑब्वियसली बात है ग्रीनर तरीका हो गया, है ना। अब डाईमिथाइल फॉर्मामाइड का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो हाई क्वालिटी पेरोविस्काइट क्रिस्टल आप रीगेन कर सकते हो वंस यू रिसाइकल इट विद वाटर सोल्यूशन एंड ऑल, है ना। तो इसका मेथड बना लिया गया है। एंड पेरोविस्काइट सोलर सेल्स जो हैं, दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर। जैसा मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। पेरोविस्काइट लेयर जो होती है वो सैंडविच्ड होती है बिटवीन मटेरियल्स दैट कैन कंडक्ट एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेस, और ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। मेन जो प्रॉब्लम हो करती थी पेरोविस्काइट में, एक प्रॉब्लम और है, वो है शॉर्टर लाइफ स्पैन। बट उसको ओवरकम करने के लिए, शॉर्टर लाइफ स्पैन को ओवरकम आप कैसे कर सकते हो, रिसाइकल करके, है ना। भाई लाइफ स्पैन कम है बट रिसाइकल तो हो रहा है ना, तो वहाँ से ओवरकम हो जाती थी। बट ओवरकम हो रही थी एक टॉक्सिक सोल्यूशन से, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड से। बट नाउ आपको उसका ग्रीनर तरीका भी मिल गया, तो ज़्यादा बेटर हो गया ना। तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, कि सर्कुलर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब कि एक बार यूज़ करो, फिर जब वो हो जाए, डिस्पोज हो जाए, तो फिर उसको वेस्ट को भी यूज़ करो। तो यूज़ रीयूज़ वाली बात है, ठीक है ना। अब देखो लिखा है, पेरोविस्काइट इज अ टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ओरिजिनली नेम्ड आफ्टर अ नेचुरल मिनरल कॉल्ड कैल्शियम टाइटेनेट। तो पेरोविस्काइट का जो नाम आया ना, वो नेचुरल मिनरल कैल्शियम टाइटेनेट से आया है। और सोलार टेक्नोलॉजी में जब हम पेरोविस्काइट का यूज़ कर रेफर करते हैं, तो सिंथेटिक मटेरियल दैट हैव द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। इसमें लेड आयोडीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेड आयोडीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स।
तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसरो ने यूज़ किया है सैटेलाइट फॉर फोरकास्टिंग वीट प्रोडक्शन, याद रखेगा क्रॉप कंडीशन को और वीट प्रोडक्शन को असेस कर रही है इसरो। इसरो का एक फ्रेमवर्क है, याद रखेगा क्रॉप फ्रेमवर्क। क्रॉप फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म देखो लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन क्रॉप प्रोग्रेस। कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन क्रॉप प्रोग्रेस। इट्स अ सेमी ऑटोमेटेड स्केलेबल फ्रेमवर्क। सेम फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं है, याद रखिएगा, सेमी ऑटोमेटेड टर्म लिखा है, सेमी ऑटोमेटेड स्केलेबल फ्रेमवर्क, जिसको इसरो ने डेवलप किया है। इसके लिए वो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का यूज़ करते हैं, NRSC का यूज़ करते हैं, और नियर रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं क्रॉप सोइंग की एंड हार्वेस्टिंग की। तो याद रखें, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग दोनों की करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए जो उन्होंने सैटेलाइट यूज़ की है वो है EOS-04 राइसैट 1A, EOS-06 ओशनसैट 3 एंड रिसोर्ससैट 2A, याद रखेगा। दीज आर द सैटेलाइट विच हैव बीन यूज। क्रॉप फ्रेमवर्क ज़रूर याद रखेगा, कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन क्रॉप प्रोग्रेस, ठीक है ना, इसरो का मॉड्यूल है। 2 चीताज मूव टू न्यू होम इन मध्य प्रदेश। ये मैंने आपको बताया था, पालपुर कूनो से इनको रिलीज़ किया गया है टू गांधी सागर। तो ये भी आपको पता है ना। तो ये देखो लिखा भी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैंने आपको कल परसों न्यूज़ में बताया भी था वैसे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.